परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता हिस्लॉप कॉलेज नागपुर के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोहर दास सर, संत फ्रांसिस रिसर्च कॉलेज नागपुर के प्राचार्य डॉक्टर के.टी. थॉमस सर, हिंदी विभाग की शिक्षिकाएं डॉक्टर प्रतिमा बैसवारा मैम तथा डॉक्टर राजकुमार यादव मैम, अन्य शिक्षकों एवं हिंदी भाषा के प्रेमी एवं प्रेमिकाएं, मैं प्रभु प्रकाश कला स्नातक वर्ष तृतीय आप सबों को संत फ्रांसिस रिसर्च कॉलेज नागपुर की ओर से आज के एक दिवसीय इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करते हुए हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो अपने इस राजभाषा की महत्ता को फिर से समझने का प्रयास करें। साथियों, आज के वक्तव्य का विषय है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, दशा और दिशा। साथियों, मैं प्रभु प्रकाश संत फ्रांसिस रिसर्च कॉलेज की ओर से आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं और आप सबों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो बिना किसी विलंब के हम आज के इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी विभाग संत फ्रांसिस रिसर्च कॉलेज की ओर से डॉक्टर प्रतिमा बैसवारा मैम को आज के दिवस की प्रस्तावना पेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है मैम प्रतिमा। धन्यवाद प्रभु प्रकाश। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों के साथ सभी महानुभावों को मेरा नमन करती हूँ। हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सेंट फ्रांसिस रिसर्च कॉलेज सेमिनरी हिल्स में नागपुर में एक दिवसीय इस संगोष्ठी में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर मनोहर दास सर, महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर के.टी. थॉमस सर, माननीय फादर प्रवीण डिसूजा, विद्यालय के आदरणीय सभी शिक्षकगण व प्यारे छात्र मित्रों का मैं डॉक्टर प्रतिमा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इनकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास करते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। यह दुनिया में चौथी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट ध्वनि होती है। परिणाम स्वरूप हिंदी शब्दों का उच्चारण ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे वे लिखे जाते हैं, जिससे भाषा सीखना आसान हो जाता है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति और भाषा भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता की प्रतीक होती है। यदि संविधान के तहत देखा जाए तो संविधान भाग 17वें अध्याय 1 की धारा 343 से 351 तक में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय किया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राजश्री पुरुषोत्तम राज टंडन, काका कालेलकर, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान नेताओं ने अपने अथक प्रयासों द्वारा यह संभव किया है। सबसे पहले गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया था। समय के परिवर्तन के साथ ही विश्व के सभी देशों ने अपने कारोबार के प्रचार प्रसार की दृष्टि से हिंदी को जनसंचार के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का आधिकारिक प्रयोग कर रहे हैं। संचार माध्यमों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग से निश्चय ही हिंदी का भविष्य उज्जवल है। वैसे तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। अपने प्रांतों में मिट्टी की खुशबू की तरह यह बोलियां चहकती और महकती भी है।
जिसे हम लोग साहित्य के रूप में जानते हैं। सभी बोली तथा भाषा का अपना अपना अंदाज है। हिंदी भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बोली तथा समझी जाती है। किसी भाषा या बोली ही नहीं, यह रोजगार का साधन है। हिंदी सीखकर तथा अध्ययन कर हम अपने भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकते हैं। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी में रोजगार के लिए विपुल अवसर उपलब्ध है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज होते हैं। इसके अलावा अनुवादक, राजभाषा अधिकारी, सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने की संभावना है। साथ ही हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। अगर हमें प्रतिभा है तो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वह रचनाकार के रूप में हो, संवादकार के रूप में हो, लेखक, पटकथा लेखक, गीतकार के ही रूप में क्यों न हो। संचार के माध्यम से रोजगार का महाद्वार तो खुला ही है। सिर्फ हम अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। अंत में कविता की 2-4 लाइनें बोलूंगी। सरल है, सुबोध है, सुंदर है। सरल है, सुबोध है, सुंदर है, अभिव्यक्ति है। हिंदी की सभ्यता, हिंदी ही हमारी संस्कृति है। हिंदी ही सभ्यता, हिंदी ही हमारी संस्कृति है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हर दिन बोलें और हिंदी दिवस के इस पावन दिवस पर सबको इसे बोलने के लिए उत्साहित करें। आज के दिवस की प्रस्तावना प्रस्तुति के लिए डॉक्टर प्रतिमा बैसवरा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक महान व्यक्ति का कथन है कि लोगों को प्यार करो, उनकी भाषा को सीखो, और भाषा को प्यार करो, लोगों को सीखो। तो अब मैं हिंदी विभाग संत फ्रांसिस बिसेल्स कॉलेज की डॉक्टर राजकुमारी यादव मैम को आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर मनोहर दास जी का परिचय कराने हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद प्रभु। सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ हिंदी में निहित हमारे संस्कार, हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। हिंदी सरल सहज भाषा है, हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है, सफलता की परिभाषा है। हमारे महाविद्यालय की ओर से हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारा हिंदी दिवस का विषय है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, दशा और दिशा। आज मैं यहाँ विशेष अतिथि और वक्ता के परिचय के लिए आमंत्रित हुई हूँ। हमारे आज के विशेष वक्ता के रूप में डॉक्टर मनोहर दास सर, आप हिंदी विभाग अध्यक्ष इस्लप कॉलेज सिविल लाइन नागपुर से है। आपका व्यक्तित्व चमकते सितारों की तरह उज्जवल है। आपका अध्ययन ME हिंदी, BEd, MPhil, नेट, PhD हुआ है। आपका PhD का विषय रहा है मोहन राकेश के नाटकों में प्रयोग धर्मिता। आपने राष्ट्रीय स्तर पर 10 पेपर प्रस्तुतिकरण किया है, साथ ही 5 विश्व स्तर पर पेपर प्रस्तुतिकरण किया है। आपके 10 पेपर छप चुके हैं, 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी हुए हैं। आपकी विभिन्न विषयों पर भी रुचि रही है। सर को आमंत्रित करने हेतु मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। वक्ता की ताकत भाषा, वक्ता की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान भाषा, लेखक का अभिमान भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा। इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ सर। साथ ही आप अपनी विचारधारा के दीपक से हम सभी को प्रज्वलित करेंगे। धन्यवाद सर।
नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हेलो, हाँ सर, क्लियर है आपकी आवाज। ठीक है ना। आज का विषय है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, दशा और दिशा। किसी भी देश की भाषा को वैश्विक स्तर पर स्थान प्राप्त करने हेतु सबसे पहले उस देश की सामरिक और आर्थिक सक्षमता अनिवार्य है। मैं इससे पहले कि इस विषय के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूं, जहां से बैसवारे मैडम ने छोड़ा था, मैं उससे आगे बढ़ना चाहूंगा। उन्होंने शुरुआत करी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति या ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। इसके आगे भी कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं पढ़ करके इस वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की जो स्थापना है उसको स्थापित करने की कोशिश करूंगा। करहु विलंब न भ्रात, उठहु मिटावहु शूल। करहु विलंब न भ्रात, उठहु मिटावहु शूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करी जत्न। राज काज दरबार में फैलाबहु यह रत्न। करहु विलंब न भ्राता, न कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों, अब देर मत करो ना, उठो और जो अभी तक हमारे मन में जो दुख दर्द था उसको मिटाने का काम करो। कैसे? निज भाषा उन्नति करहु, स्वयं की भाषा यानी मातृभाषा जो सबका मूल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मैंने पहला भी कहा था कि किसी भी देश की सक्षमता या उसकी अपनी भाषा को प्रचार प्रसार करने हेतु उस देश की आर्थिक और सामरिक दोनों रूप से सक्षम होना अति अनिवार्य है। अब ये जो सामरिक और आर्थिक यानी कि वो हर चीज है ना, हर चीज अपने घर से पूर्ण करता हो ना, जिसकी अर्थव्यवस्था उस पर स्वयं पर निर्भर हो। जिससे कि आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, इसमें 50-50 है। आज आत्मनिर्भर भारत की जो दृश्य हमारे सामने है वो 50-50 है। बहुत सारे ना जो यंत्र हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं और हम उसको असेंबलिंग करते हैं। तो एक पूर्ण रूप से हम आत्मनिर्भर होने की ओर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पार्शियली, लेकिन जरूर है ये ना कि हम बहुत दूसरे देशों से सामान मंगा करके और अपने यहाँ उसको जो यंत्र है उसको आप पूर्ण रूप प्रदान करेंगे। खैर ये आधा ही सही, लेकिन एक अच्छा शुरुआत है जो एक दिन पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए हमें प्रेरित कर देगा या हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो उठहु विलंब न करहु भ्राता, उठहु मिटाबहु शूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। इसलिए प्रथम मूल कहा गया है क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को उन्नत नहीं करेंगे, जब तक हमें उसका विकास नहीं करेंगे, तब तक हम किसी चीज का उन्नति नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमें वैश्विक दृष्टि में अगर अपने आप को स्थापित करना है तो जरूरी है कि हम पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित करें अपने ही देश में। जब हम अपने देश की ओर ध्यान देते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो देश है उसकी अपनी मातृभाषा या अपनी भाषा ही नहीं है। कागजों में या संविधान के पन्नों में ये मान तो लिया गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज भी हम इसके लिए जूझ रहे हैं अपनों ही के बीच कि हिंदी हमारी
मातृभाषा कैसी बनी रहे या कैसे हम इसको स्वीकार करें। कुछ नॉर्थ ईस्ट और कुछ दक्षिण के जो क्षेत्र हैं हमारे देश के, उन्होंने आज भी इसको स्वीकार नहीं किया है और इसलिए हम पूर्ण रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। हालांकि चाहे देश हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, सभी जगह किसी भी भाषा को स्थापित करने के लिए वहां पर सबसे ज्यादा बोली जानी चाहिए उस भाषा को। उस भाषा में ट्रेडिंग, मार्केटिंग सब कुछ होनी चाहिए। ये सब कुछ होते हुए भी हिंदी पूर्ण रूप से आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं हो पाई है। बहुत सारे संचार माध्यम हैं जिसके थ्रू हिंदी को स्थापित करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो सिनेमा हो या दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रम हो, समाचार माध्यम हो, सबके माध्यम से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से बढ़ा है। शुरू में देखते हैं कि हम जी न्यूज या स्टार प्लस वालों ने इंग्लिश के बहुत सारे चैनल शुरू किए थे, लेकिन भारत की जो दशा और दिशा को देख करके उन्होंने अपनी भाषा ही बदल ली और आज हिंदी पूर्ण रूप से मीडिया के क्षेत्र में काबिज है। और इसी बात को लेकर के भारतेंदु जी ने हमें ये बात कही थी कि उठहु मिटाबहु शूल, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक जो कसक थी कि हमारी मातृभाषा को किस प्रकार से आगे बढ़ानी है और वो करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि प्रचलित करहु जहान में, सिर्फ अपने ही देश में नहीं अपितु जहान में, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना है, प्रचलित करना है। निज भाषा करी जत्न, लेकिन एक कब संभव होगा? जब हम कोई इसके लिए प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे, हम कोशिश करेंगे। का राज काज दरबार में फैलाबहु यह रत्न, दुर्भाग्य से ये जो दूसरा पंक्ति है हमारे देश में अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। राजकाज दरबार में आज 14 सितंबर को राष्ट्रपति भी बहुत सारे साहित्य प्रेमी और हिंदी साहित्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उपहार दे करके, उन्हें पुरस्कृत करके, लेकिन वो कुछ गिने चुने ही होंगे। इसलिए क्योंकि भारतेंदु जी ने पहले ही कहा है कि राज काज दरबार में, यानी आज भी हमारे जो कामकाज के तरीके हैं वो अंग्रेजी हैं। चाहे आप न्यायालय ले लीजिए या अन्य, है ना, बहुत सारे इसमें खेमे में बटे हुए हैं, हमारे कैटेगरीज में बटे हुए हैं हमारे भाषाएं के कामकाज। और इसी प्रकार से हमारा जो भारत देश की जो जनता है अपने आप को बहुत सारे कैटेगरियों में विभाजित कर रखा है ना, जहां पर आप देख सकेंगे कि जो निम्न स्तर के लोग हैं उसके लिए हिंदी रखी जाती है और हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के लिए क्या है? अंग्रेजी माध्यम। तो कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से हिंदी को अपना नहीं रहे हैं और इसके खामियाजा के ही रूप में हमको आज अपनों ही से जूझना पड़ रहा है, झगड़ा करना पड़ रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु। और आगे कहते हैं फैलाबहु यह रत्न, बोल रहे हैं कि हिंदी एक रत्न है। जिस प्रकार से किसी भी देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए उसके ना राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, राष्ट्रीय पशु होते हैं, सब होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, उस पर हम आज तक एक मत हो नहीं पाए हैं। सिर्फ संविधान के पन्नों तक ही रह गया है, लेकिन हमारे समाज में इसको उतनी इज्जत मिली नहीं है, क्योंकि हम भी अपने परिवार में, अपने घर में अपने बच्चों को आज भी इंग्लिश माध्यम से ही शिक्षा दिला रहे हैं। और उसी ओर हम देखते हैं हमारे जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो प्रशासनिक संस्थान हो या फिर वो मेडिकल
के क्षेत्र रहे हों या इंजीनियरिंग के क्षेत्र रहे हों, सभी जगह अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। और इस प्रकार से जब हम जो बड़े बड़े संस्थान हैं और वहां पर हम अगर हिंदी में अपने ही देश की भाषा को मर्यादित रूप से उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहां पर सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो निश्चय ही हम कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा के साथ में अन्याय कर रहे हैं, हम मजाक उड़ा रहे हैं। साल में एक बार 14 सितंबर को हो हल्ला कर लेते हैं, है ना, राष्ट्रभाषा के नाम पर हम हिंदी को आगे बढ़ा करने की कोशिश में बहुत सारे प्रोग्राम कर देते हैं और उसके बाद में हम भूल जाते हैं। बाकी फिर 365 दिन अंग्रेजी के गुलाम बन करके बैठ जाते हैं हमारे, है ना। ये सही है कि जहां सुविधा हो हर भाषा को स्वीकार करना चाहिए, और हिंदी ने इसको बहुत बखूबी इसको स्वीकार किया है कि बहुत सारे हिंदी भाषाओं को भी हिंदी में शामिल करके अपने आप को और मजबूत और सक्षम करने की कोशिश किया है। लेकिन हमने क्या किया है, उसी हिंदी को तुच्छ समझ करके हम इसको कैटेगरियों में बांट करके इसको हम हे दृष्टि से देखने लगे हैं। आगे कहते हैं भारतेंदु जी कि सुत सो तिय सो मित सो, हिंदी को किसके समान प्यार करनी है या किस समान हमें उसका सम्मान या मान करना है। सुत, सुत यानी पुत्र के समान, तिय यानी पत्नी के समान, मित यानी दोस्त के समान, वृत्स ने सो दिन रात, और जो अपने घर के में जो सेवक होते हैं, जो दास होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसके समान जिस प्रकार से हम दिन रात जुड़े रहते हैं, ठीक हिंदी को भी हम उसी प्रकार से अपनाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर में भी ना नौकर के बच्चे हैं तो हम उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, हम उसको हिंदी में भेजेंगे, क्योंकि वो हम हिंदी को क्या समझते हैं, निम्न समझते हैं। और हम नौकर से हिंदी में बात करेंगे और अपने घर वालों से अंग्रेजी में, ये दिखाने के लिए कि वी आर सो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए कि हम अपने ही घर में हिंदी को लेकर के किस प्रकार के विचार रखते हैं। तो जो भाषा मधी कीजिए निज भाषा निज मन की बहुबात, बोल रहे हैं कि आप जो भी मन की बातें हैं उसी भाषा में कीजिए जो आपकी अपनी है, यानी अपने मातृभाषा में कीजिए। वो क्या है, हमारी हिंदी है। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सर्वे बढ़ाबहु वेगी मिली करत पुकार पुकार। बोल रहे हैं कि जो अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, अपनी राष्ट्रभाषा है, उसको क्या करना है, तेजी से आगे बढ़ानी है। और इसको हमको सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि इसमें सभी को सम्मिलित करना है। आगे कहते हैं, पढ़ो लिखो कोई लाख विधि भाषा बहुत प्रकार, फिर भी या पै जब ही कुछ सोचिए निज भाषा अनुसार। मैं बोल रहे हैं कि पढ़िए लिखिए किसी भी माध्यम से, लेकिन जब हम स्वप्न देखते हैं, है ना, जब हम सोचते हैं, तो हमारी मातृभाषा ही हमारे विचार में आती है ना। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम दूसरी भाषाओं में बात करते हुए नजर आते हैं कि अपने स्वप्न में नहीं। हमारी जब चिंतन होती है या किसी चीज पर चिंतन करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में चिंतन करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब इसको व्यक्त करने की बात आती है तब हम क्या करते हैं, दूसरे माध्यम अपनाते हैं। और इस प्रकार के हम कैटेगराइज कर देते हैं और खुद को अपनी मातृभाषा से जुदा हो जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, है ना। ये भारतेंदु जी कहते हैं कि हालांकि अंग्रेजी पढ़ के हम सभी गुणों से तो भर जाते हैं, लेकिन पे निज भाषा ज्ञान बिन, लेकिन अपनी ही मातृभाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन के हीन। लेकिन हम अपनी मातृभाषा की अज्ञानता की वजह से क्या होता है, हम मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं, अज्ञानी के ज्ञानी ही रह जाते हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने दोहे के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमें
अपनी मातृभाषा को प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें दिनचर्या में हर दिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम क्या हो गए हैं, हर व्यक्ति से अलग अलग भाषाओं में बात करके, है ना, हम अपने दर्जा को बढ़ाने के लिए या दिखावा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम विभिन्न भाषाओं में बात करने लग जाते हैं, ये बताने के लिए कि मेरा स्टेटस क्या है। क्योंकि हम अपने आप को जब अंग्रेजी में बात करते हुए पाते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, है ना। हम लगते हैं कि हम कोई बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और इसी प्रकार की धारणा की वजह से हमारी हिंदी हर समय मात खाती रही है। इसलिए जरूरी है ना कि हम यदि हिंदी को विश्व की भाषा बनाना चाहते हैं तो हम क्या करना होगा, पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी अपने घरों में अपने बच्चों को इसी माध्यम से शिक्षा दिलानी होगी। हमारे अपने जो संस्थान हैं बड़े बड़े, वहां पर भी इस प्रकार के प्रावधान लाने होंगे कि हम हिंदी को वहां सम्मिलित कर सकें। हमारी जो बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर भी हिंदी को सम्मिलित करें, हिंदी में हम इसका आयोजन करें ताकि हिंदी को पूर्ण रूप से सहयोग मिल पाए, बढ़ावा मिल सके। लेकिन हम करते क्या है, हम देख लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, वो ना उसके स्तर अलग अलग हैं, है ना, उसके स्तर अलग अलग हैं और उनके ट्रेनिंग अलग अलग कर दिए जाते हैं, और इसी प्रकार से वहीं से डिवीजन शुरू हो जाते हैं और हम छोटे छोटे चीजों पर झगड़े करते हैं हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। लेकिन हम अपने स्तर से हर व्यक्तिगत भी नहीं सोचते हैं। हमने पहले ही कहा कि विश्व स्तर पर ले जाने के लिए हिंदी को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, जिसमें है आर्थिक रूप से सक्षम होना। आर्थिक रूप से सक्षम होना, हमें दूसरों का टैग लगा करके अपने देश के माल को सप्लाई नहीं करना है। वरन हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल हैं आज, हम पहले मोबाइल को खोलते हैं, है ना, उसके प्रोसेसिंग के लिए, तो हम देखते हैं कि उसमें जो उसकी भाषाएं होती हैं वो अंग्रेजी नहीं होती, हिंदी नहीं होती, वो कुछ चाइनीस या कुछ जापानीज प्रकार के दिखते हैं हमको। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास जो सामरिक जो चीजें हैं, जो आर्थिक जो यंत्र हैं, वो बनाते हैं। हमारे पास में इस प्रकार के बहुत सारे साधन नहीं है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो भाषा है दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पाती है ना। हम देखते हैं कि आजादी से पूर्व या जब अंग्रेज आए तो हमारे देश से बहुत सारे अन्य देशों में हिंदी क्षेत्र से बंधुआ मजदूर बना करके विदेशों में ले जाए गए, और आज वो सारे देश हिंदी के देश बना हुआ है, और है ना, वो अपने आप को हिंदी बोलते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे बहुत सारे संस्थाएं वहां भी चलती है, लेकिन हम अपने ही देश में हिंदी में बात करने के लिए शर्माते हैं, हिंदी में पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते नहीं हैं, और हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर हिंदी स्थापित करने की ना। देखिए, और जो अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो है देश की भाषागत पहचान। एक्चुअली हमारी जो पहचान है, हमारे देश की पहचान है, वो हिंदी के रूप में है ही नहीं, क्योंकि इक्के दुक्के ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने विश्व के मंच पर जाकर के हिंदी में बात किया, अन्यथा लोग करते नहीं है। हम भी अंग्रेजी को ही स्वीकार करते हैं और अपने आप को अंग्रेजी में ही बोलने के लिए बाध्य करते हैं, और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारा देश है वो हिंदी के नाम से जाना जाए। हम भाषागत है ना, बोलते हैं ना कि हम क्या है, एक भाषा के बिना हमारा देश क्या है, गूंगा है, गूंगा, है ना। हमारे पास अपनी जब भाषा ही नहीं है
तो हम लोगों से अपील किस भाषा में करेंगे? तो हम कभी हिंदी में बोलते हैं, कभी गुजराती में बोलते हैं, कभी बंगाली में बोलते हैं, है ना, कभी अंग्रेजी में बोलते हैं। हम अपनी भाषा में तो बोलते ही नहीं है, और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी पहचान दिलाए। भैया हम अपने ही घर पे लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए, और हम विश्व स्तर पर बोल रहे हैं कि लोग हमारा साथ दे। हम अपने घर में तो साथ नहीं है एक दूसरे के, और बाहर में हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं। ये संभव होगा कि हम इस भाषा को, हमारी मातृभाषा या हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को पहचान दिला पाएंगे? है ना, बहुत समय लगेगा हमको इसे स्थापित करने में, क्योंकि हम अपने ही देश में इसको, है ना, धत्ता बता रहे हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए अगर हमें पूरे विश्व में हिंदी को कायम करना है तो हमें पहले अपने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना होगा। हमारे देश के सामानों को दूसरे देशों में भेज करके, है ना, निर्यात कर, आयात कर करके हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी भाषा को वहां तक पहुंचानी होगी। अगर विदेशों में हमारे भारतीय लोग रहेंगे और वहां पर हमारे जो हिंदी संस्थान है कार्य करेंगे, तो क्या होगा? हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार वहां बढ़ेगा, और इस प्रकार से हम विदेशों में धीरे धीरे करके अपने हिंदी को स्थापित कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी विदेश में जाकर के हम क्या करते हैं? हम भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं, और हम अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं। सामरिक क्षमता, देखिए कि हम, है ना, अभी बहुत सारे जो युद्ध के सामान है उसको हम बनाने लग गए हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे जो हमारे सामान है, चाहे वो जहाज हैं, चाहे वो आधुनिक हथियार हैं, वो सब हम क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों से मंगा रहे हैं और यहाँ असेंबल कर रहे हैं। काश अगर वही चीजें हम यहाँ बना रहे होते और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते, है ना, उसको हम निर्यात कर रहे होते, तो निश्चय ही हमारी उन यंत्रों के साथ में हमारी देश की भाषा भी जाती अन्य देशों में। लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं, दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? दूसरे देश की भाषाओं को अपने यहाँ ला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर होने में एक लंबा खासा समय लगेगा। तो अगला है शिक्षा दीक्षा, है ना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम अपने बच्चों को हिंदी में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी में बात करे, हिंदी में पढ़ाई करे। पहले हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के विद्यालयों में भेजें, और फिर हम दूसरे से गुहार लगाएं या दूसरे से आशा करें। अगला है रोजगार के अवसर। अब देखिए कि हिंदी के नाम पर, है ना, हम बातें तो कर लेते हैं कि बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त करा देते हैं या हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम गिनती कराते हैं कि अनुवाद है, रेडियो है, समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, दुनिया भर के हम बता देते हैं कि यहाँ पर हिंदी पढ़ने के बाद आपको रोजगार मिल जाते हैं। लेकिन ये रोजगार कुछ गिने चुने हुए हैं, है ना। यहाँ पर बहुत लोगों की वैकेंसियां या वहां पर इस प्रकार के बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं प्राप्त होते हैं, है ना। वो कुछ लिमिटेड ही सीट होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो अन्य क्षेत्र है ना, अन्य क्षेत्र है, सभी जगह हिंदी में कामकाज हो, है ना, हिंदी में शिक्षा दीक्षा हो, और सभी जगह हिंदी का प्रचार प्रसार हो, ताकि हम पूरा जो हिंदी जो क्षेत्र है, हिंदी जो हिंदुस्तान है, वो हर जगह से हिंदी में बात करे। और ना सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो सभी जो हिंदी के अलावा जो बाकी सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो छोटी छोटी नदियां हों जो हिंदी रूपी समुद्र में आकर के सम्मिलित हो जाए, और इस प्रकार के एक विशाल भारत देश का निर्माण कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं? दक्षिण क्षेत्र में हिंदी को
है ना, आने नहीं देते। और उसी प्रकार से क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी हिंदी को उतना मान या उतना आगमन होना चाहिए वो हुआ नहीं है। लोगों ने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। हालांकि अब मीडिया के माध्यमों से हम वहां भी पहुंच गए हैं ना, सिनेमा के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से, जहां लोग कम अपेक्षा रख रहे थे, हम वहां तक पहुंच गए हैं। अगला है कि भाषा आदान प्रदान का एक जरिया होना चाहिए, है ना। हिंदी और इसी हिंदी के ही प्रकार से हमारे देश के प्लस विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, उनको, उन ज्ञानों को हमें एक दूसरे से आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, और इसी प्रकार से जो भारतीय भाषाएं हैं, है ना, उन सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से अगर हम अनुवाद करने लग जाएं तो हम समझते हैं कि भारत के जितने भी ज्ञान हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, गुजराती हो, जितनी भी है ना भाषा की जो ज्ञान है, उस समग्र अगर हिंदी में आ जाए तो मैं समझता हूं अपने आप में हिंदी महान बन जाएगी। और इस प्रकार से इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल साइंस सभी जगह हिंदी छा जाएगी। तो निश्चय ही मैं समझता हूं कि विदेशों में तक हम आसानी से हिंदी को भेज पाएंगे ना। अब है कि शासन प्रशासन, है ना, सभी जगह अब देख लीजिए कि न्यायालय के जो भाषण है, जो भाषा है, वो अभी तक पूर्ण रूप से हिंदी हुआ नहीं है। अभी भी अंग्रेजी में ही न्यायालय के कार्य संचालित हैं। आज भी है ना, देखिए बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जो न्यायालय के कार्य हैं वो अंग्रेजी माध्यम से ही होता है। तो हम अपने ही देश में अगर हिंदी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हिंदी को काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, तो हम विदेशों में इसे स्थापित करेंगे, एक कल्पना मात्र है, एक कोरी कल्पना है, अपने आप को झूठी सांत्वना दे रहे हैं। तो मैंने जितने जो बातें कही अपनी और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से ना, मैं कुछ इनके जो बाधक तत्व हैं उसके ऊपर में भी अलग से प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे हमारे सामाजिक व्यवधान हैं, रुकावटें हैं, और कुछ भौगोलिक भी कारण हैं, कुछ धार्मिक कारण हैं, कुछ क्षेत्रीयवाद इसके कारण रहे हैं, और कुछ शिक्षा प्रणाली, है ना, कुछ शिक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है, जो हम अपनी इस राष्ट्रभाषा को, इस मातृभाषा को ना राष्ट्र की आवाज नहीं बना पाए हैं, अपने देश की भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। हालांकि संविधान में इसे मान्यता दे दिया है, लेकिन हमने अभी तक अपने समाज में, अपने देश के कोने कोने में इसको स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो राजनीतिक कार्य, देखिए राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया है, या फिर जो दक्षिण भारत है, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां के जो राजनीतिक कारणों से वहां के लोग क्या करते हैं, हिंदी को, है ना, हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और क्षेत्रीय राजनीतिक को ज्यादा सक्रिय रख करके उसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों तक सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना होता है। देश के बारे में वो कम और अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और इसलिए ऐसा होता है कि वो अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र को ना जोड़ना चाहते हैं और ना ही दूसरों को अपने क्षेत्र तक आने की परमिशन देते हैं, या आने ही देते हैं। एक प्रकार से बैरिकेडिंग लग करके रखे हैं ना, एक प्रकार से अपने आप को एक क्षेत्र में विशेष में बांध करके रखे हैं, और इसी प्रकार से वो भाषागत संकीर्णता को अपनाए हुए रहते हैं। और इस प्रकार से राजनीतिक कारण है ये, जहां हम क्या करते हैं, हिंदी इसकी कहीं ना कहीं इसका शिकार होकर के आज भी भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में
फल नहीं पाई है, फलीभूत नहीं हो पाई है। भौगोलिक कारण है ना, हम जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत सारे जो उच्चारण हैं उसके भी कुछ कारण रहे हैं कि जैसे आप तमिल में जो ह है आपको मिलेगा ही नहीं, ह, तो बहुत सारे चीजें हैं जो हिंदी के ह में हैं वो उच्चारित नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार से उसके और भी भौगोलिक कारण हैं जिससे वो मौखिक रूप से उस शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम जब वही साउथ इंडियन जब उत्तर क्षेत्र में आते, उत्तर भारत में आते हैं तो बकायदा सीख जाते हैं और बहुत अच्छे हिंदी बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो क्षेत्र से सीमित नहीं रह करके वो हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। और दूसरा अगला है वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हमारे देश में जो धार्मिक कट्टरता है वो बड़े ही एक बहुत ही आज एक सेंसिटिव विषय है, धार्मिक कट्टरता। यानी आप हिंदी बोल रहे हैं तो एक आप प्योर हिंदू है ना। आप उर्दू बोल रहे हो तो ही आप मुस्लिम हो, पंजाबी बोल रहे हो तो आप सिख हो, इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप क्रिश्चियन हो, है ना। इस प्रकार से प्रकृति और पाली को अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो आप जैन और बुद्धिस्ट हैं। तो इस प्रकार से हमने भी देखें कि किस प्रकार से हमारे जो भारतीय जो धार्मिक कट्टरता है ना, वो क्षेत्रगत, भाषागत और एवं जातीयगत किस प्रकार से अपने आप को सीमित करके जकड़ करके रखे हुए है कि इवन भाषा को भी धर्म से जोड़ करके देखता है। और यही कारण है कि कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदी बोलना बोले तो ये तो हिंदुओं की भाषा है ना। और उर्दू में अगर हमारे लफ्जों में, हमारी बातों में अगर उर्दू के कुछ शब्द आ गए तो लोग समझेंगे कि हम मुस्लिम हैं, है ना। अगर अंग्रेजी की बात हो गई तो लोग बोलेंगे तुम कॉन्वेंट वाले हो, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाले क्रिश्चियन हो। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो भाषागत जो विविधता है ना, विविधता नहीं कहेंगे, जो कट्टरता है वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं बाधक है ना। और अगला है शिक्षा प्रणाली। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि हम, है ना, कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम क्या हैं, दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल हैं। हम हिंदी में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं, लेकिन किसे कर रहे हैं? दूसरों को, अपने घर वालों को नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बने और वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के ही बने। हम कॉरपोरेशन के स्कूल में भेज करके उसे इंजीनियर और डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, वरन हम उसे अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से ही शिक्षित कर करके हम क्या करते हैं, उसे उच्च स्थानों पर पहुंचाना चाहते हैं। और एक अलग सोसाइटी निर्माण करके हम उसे एक अलग दिनचर्या कह लीजिए या अलग वातावरण देना चाहते हैं। तो हमारे ही अपने ही बहुत सारे कारण हैं जो हिंदी को विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करने में बाधक हैं। यूं कह लीजिए कि हम अपने घर में उसे इज्जत नहीं देते हैं और हम संपूर्ण दुनिया से कह रहे हैं कि तुम हमारी इज्जत करो, है ना। हम खुद की इज्जत घर में नहीं कर रहे हैं, या हम खुद अपनी इज्जत खुद नहीं करते हैं और दुनिया से अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। ये संभव होगा क्या? कतई नहीं होगा, है ना। क्योंकि कहा गया है कि आप दूसरों से व्यवहार वैसा ही कीजिए जैसा आप खुद से चाहते हैं। तो इसलिए हमें, अगर चाहते हैं कि हम दूसरे लोग हमारे हिंदी को अपनाएं, तो पहले हमें खुद को हिंदी के हवाले करना होगा, हमें खुद को हिंदी को अपनाना होगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदी जो विषय है, हिंदी को आज विश्व के करीब करीब 100 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और तकरीबन
70 करोड़ के आबादी के करीब पूरे विश्व में हिंदी बोलने वाले हैं। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे जो अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी है, और दूसरी है मंदारिनी है, और जो तीसरी है वो हिंदी है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी काबिज नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमने घर में ही हिंदी को बेइज्जत करके रखा है, और हम विश्व स्तर पर इसको इज्जत दिलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। और है ना, और हम ये इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले हिंदी को हिंदी को पूर्ण रूप से अपने ही देश में अपनाना होगा, तभी हम इसको विश्व स्तर पर कायम कर पाएंगे। ना, तो ये था मेरा आज का वैश्विक परिदृश्य, ना, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, दशा एवं दिशा। मैं समझता हूं कि मैंने हिंदी की जो दशा है या हमारे जो हिंदी की जो दुर्दशा है उसके कारण भी मैंने गिना दिया, और उसके कौन कारण हैं, और हिंदी का भारत में क्या दुर्दशा है या दशा है, और इसके आगे बढ़ाने की मैंने दिशा भी बता दिए हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि मैंने हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, उसकी दशा और दिशा को आपको आपके सामने समक्ष बता पाया है। धन्यवाद। मैं एसएफएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर थॉमस सर को, हिंदी विभाग के शिक्षिका बैसारे मैडम और राजकुमारी यादव मैडम को धन्यवाद देता हूं। तमाम इस वेबिनार में जुड़े सभी विद्यार्थी शिक्षक गणों को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। इस सभी को धन्यवाद। यस प्रभु। आज के इस पावन दिवस पर आपके बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं संत फ्रांसिस टीचर्स कॉलेज की ओर से डॉक्टर मनोहर सर, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद एवं बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी। भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और माँ सम है ये हिंदी। अब मैं माननीय डॉक्टर मनोहर सर से अनुरोध करता हूं कि आप हिंदी विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा करें। जी हाँ, 2 प्रतियोगिताओं का यहाँ रिजल्ट मेरे पास में है। भाषण प्रतियोगिता में 2 विषय थे। एक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व, और दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य एवं संस्कृति। इन विषयों पर भाषण प्रतियोगिता हुई थी, जिसके जो तीसरे स्थान पर इसमें जो स्थान पाया है वो है गौरव सोनी, जिन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व पर अपने भाषण दिए थे। और दूसरे स्थान पर हैं पितरस मुंडा, जिनका विषय था हिंदी भाषा और साहित्य एवं संस्कृति। और इसी भाषण प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर रहे हो वो हैं मिट्टू कुमार। उनका विषय था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व। तो ये थे 3 हमारे आज के विजेता जो इस प्रतियोगिता में विजय हुए थे। प्रथम स्थान पर मिट्टू कुमार, द्वितीय स्थान पर पितरस मुंडा और तृतीय स्थान पर गौरव सोनी। इसी प्रकार से प्रभु, मैं क्या काव्य प्रतियोगिता का भी ये कर दूं? जी सर, जी।
ठीक है ना। तो काव्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें तीसरे स्थान पर थे संजय विलंग, जिनका काव्य का विषय था अर्थ जब खोने लगे। अर्थ जब खोने लगे। क्या ये विद्यार्थी अभी काव्य वाचन के लिए तैयार हैं अभी? जी हाँ सर, जी हाँ सर, है रेडी है। हाँ, तो संजय विलंग, अर्थ जब खोने लगे आपकी कविता है। यस, संजय विलंग। जी सर। क्या मैं पढ़ सकता हूँ मेरा कविता सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़िए विजय विलंग। संजय वीडियो ऑन करो बेटा, संजय वीडियो ऑन करो। यस मैडम। मेरा कविता का नाम है अर्थ जब खोने लगे। अर्थ जब खोने लगे, शब्द भी रोने लगे। जब वो आदमकद हुए शब्द उन्हें बहने लगे। जख्म न देखे गए जब आंसू से धोने लगे। एक जख्म था अभी तक, अब तो छूने लगे। कब तलक ये ख्वाब देखूं, वो मेरे होने लगे। कब कहानी मोड़ ले ले, आप तो सोने लगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर जी। शॉर्ट बट वेरी स्वीट। यस, अगली जो कविता है वो है श्रवण कुमार की दोस्ती एक इत्तेफाक है। श्रवण कुमार, आपने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पाया है। थैंक यू सर। यस, आप सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम और कोटि कोटि नमन। इन हिंदी दिवस पर मैं आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ देता हूँ। मैं ब्रदर श्रवण कुमार आप लोगों के बीच में दोस्ती के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। दोस्ती एक इत्तेफाक है, दो दिलों की बात है। दोस्ती की एक इत्तेफाक है, दो दिलों की बात है। दोस्ती नहीं देखती दिन और रात, इसमें तो सिर्फ वफादारी और विश्वास है। दोस्ती गुनाह है तो होने मत देना, दोस्ती गुनाह है तो होने मत देना। दोस्ती खुदा है तो खोने मत देना। करना हो दोस्ती किसी से तो उसे रोने मत देना, उसे रोने मत देना। आंखें नम हो तो दर्द का एहसास होता है, आंखें नम हो तो दर्द का एहसास होता है। दोस्ती के बिना जीवन उदास होता है। वैसे अच्छा दोस्त कहाँ किसी के पास होता है। दोस्ती दिल है दिमाग नहीं, दोस्ती दिल है दिमाग नहीं। दोस्ती सोच है आवाज नहीं। कोई आंखों से देख नहीं सकता दोस्ती का जज्बा, कोई आंखों से देख नहीं सकता दोस्ती का जज्बा। क्योंकि दोस्ती एहसास है अंदाज नहीं। दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको मिलता नहीं, क्योंकि हौसला चाहिए इसे निभाने के लिए, इसे निभाने के लिए। दोस्ती करके भूल जाना आसान नहीं, दोस्ती करके भूल जाना आसान नहीं। दिल भी इंसान है, कोई गाजर मूली की दुकान नहीं। मेरी दोस्ती 24 घंटों वाली गूगल सर्च नहीं, मेरी दोस्ती 24 घंटों वाली गूगल सर्च नहीं। मेरी दोस्ती ईश्वर से है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा श्रवण कुमार। थैंक यू सर। यस,
इस काव्य प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर रहे हैं वो हैं गौरव सोनी। और मैं गौरव सोनी से आग्रह गुजारिश करूंगा कि वो अपनी कविता जिंदगी को हमारे समक्ष पेश करें और अपनी इस कविता से सभी को लाभान्वित करें। सोनी, गौरव सोनी। धन्यवाद सर। प्रणाम, मेरा नाम गौरव सोनी है। मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव आपका फेस नहीं दिख रहा बेटा। मैम मेरा कैमरा चालू है। आपका फेस नहीं दिख रहा। एक मिनट में। गौरव चेहरे पर कैमरा लाइए। यस सर। मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गौरव सोनी है। मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है जिंदगी। बदलती है जिंदगी, कोशिश तो करो तुम दोस्तों। जिंदगी से हारने के बजाय जीतने की कोशिश तो करो तुम दोस्तों। दर्द देती है जिंदगी सभी को जिंदगी में, उस दर्द को सहने की कोशिश तो करो तुम दोस्तों। दर्द सहते सहते जिंदगी की सभी पड़ाव पार करके एक दिन तुम आसमां की ऊंचाइयों को छू दो। कई महापुरुषों ने अपनी जिंदगी दूसरों की खातिर न्यौछावर कर दी। कई महापुरुषों ने अपनी जिंदगी दूसरों की खातिर न्यौछावर कर दी और आज भी हम उन बलिदानों, उनके परोपकारों और उन महापुरुषों को अपने दिल में बसाए हुए। यही सिखाती है हमें जिंदगी कि कभी कभी सिर्फ अपनी जिंदगी, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज जैसे सारे बंधन तोड़कर सारी मानव जाति को अपना परिवार समझकर उनके सारे दुख दर्द अपने समझकर कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की या कुछ हासिल करने की आस न रह जाए। बस सारी मानव जाति तुम्हें अपनी जिंदगी भर अपने दिल में बसा कर रखे। धन्यवाद। बहुत अति उत्तम, अति उत्तम। यस, तो ये थे आपके काव्य प्रतियोगिता के रिजल्ट, जिसमें प्रथम स्थान पर गौरव सोनी थे और द्वितीय स्थान पाया था श्रवण कुमार ने और तीसरे स्थान पर संजय विलंग रहे। यस मैडम। आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोहर सर, और सभी विजेताओं को हिंदी विभाग की ओर से ढेर सारी बधाइयां। बिछड़ जाएंगे अपनों से हम अगर अंग्रेजी टिक जाएगी। बिछड़ जाएंगे अपनों से हम अगर अंग्रेजी टिक जाएगी। मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी भाषा मिट जाएगी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहन श्रेया साखरे को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रेया साखरे, आपका स्वागत। धन्यवाद प्रभु। आदरणीय अतिथि, माननीय प्रधानाचार्य, माननीय प्राध्यापकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, मैं श्रेया साखरे, कला स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा, आपके समक्ष धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं आयोजक मंडल की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे आभार प्रदर्शन का सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिसे मैं बखूबी पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। भारत के जनमानस पर हिंदी की अमीर छाप है। देश विदेश की धरती पर भी गात हिंदी के गुणगान है। हिंदी कथा कहानियों में, हिंदी काव्य और नाटक में, हिंदी खेत खलियानों में। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी वह भाषा है जिसमें हम हंसते गाते हैं, जिसमें हम अपने सुख दुख रचते हैं। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित वेबिनार के रूप में एक डिजिटल मंच पर आकर हम इस खूबसूरत कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर मनोहर दास सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर महत्वपूर्ण जानकारी देकर और मार्गदर्शन करके
हिंदी भाषा के महत्व से हमें अवगत कराया है कि किस प्रकार हमें हमारी मातृभाषा का प्रचार करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर केटी थॉमस सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु हमें प्रेरित करते हैं और सहयोग करते हैं। धन्यवाद सर। मैं हमारे सम्माननीय प्राध्यापकगण डॉक्टर प्रतिमा मैम, डॉक्टर राजकुमारी मैम, सौ स्वाति कडू मैम और सौ प्रणीता मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन कर हमें आपके समक्ष आने का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपकी खास उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम एक नई ऊंचाई तक पहुँचने में मदद हुई है। धन्यवाद आप सभी का। प्रभु धन्यवाद प्रस्तुति के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रेया। मैं प्रभु प्रकाश पुनः संत फ्रांसिस रिसर्च कॉलेज नागपुर की ओर से आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता माननीय डॉक्टर मनोहर सर तथा हिंदी भाषा के सभी प्रेमी एवं प्रेमिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद तथा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो भारत है महान। हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो भारत है महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान, अपना सब कुछ कुर्बान। तो साथियों, इसी मनोभावना के साथ आज की एक दिवसीय इस संगोष्ठी समाप्त होती है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।